जो बहुत बुजुर्ग मरीज हैं, कैंसर पीड़ित मरीज हैं, उनको घर वाले भी देखने के लिए तैयार नहीं है। उस पर आर्थिक बोझ इतना पड़ता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए एक जगह जिसको कि हॉस्पिस बोला जाता है, हॉस्पिस बनाने से बहुत लोगों को उसको टर्मिनल केयर, पेशेंट केयर जो होगा उससे उनको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। अगर हम लोगों का ज़मीन इसी रोड पर एम्स के आगे में 1.5 एकड़ ज़्यादा ज़मीन है, अगर आपकी आशीर्वाद होगी तो हमें नहीं लगता यह बहुत छोटी काम है हॉस्पिस बनाने के लिए। आप सरकार की तरफ से इसे बनवा देंगे तो ये बहुत बड़ी कैंसर मरीजों को बहुत बड़ी राहत होगी। और जहाँ तक सवाल है, मैं भी जनता दल युवा चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और एक बात और मैं कहना था, मुख्यमंत्री जी, गरीब लोग आते हैं इलाज करने के लिए, बहुत थोड़ा पैसा में आपके राहत कोष से 60,000 रुपया भी मिलता है, प्लस 60-70 हज़ार का मिलता है। बहुत गरीबी है। अगर सर इस अमाउंट को बढ़ा करके और बढ़ा दिया जाता तो गरीब मरीजों की बड़ी राहत होती। 60,000 से बढ़ा के कम से कम 1-1.5 लाख किया जाए। बगल में उस दिन झारखंड मीटिंग में गए थे, उन लोगों ने 1.5 लाख से शुरू कर 4 लाख बनाए। मुख्यमंत्री जी, एक बात खाली लास्ट, जो मैं JDU का मेडिकल से अध्यक्ष हूँ और मुख्यमंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये सामाजिक कार्य के लिए मैं आज इस मंच से अनाउंस करता हूँ कि हम लोगों की तरफ से 100 क्विंटल चावल मरीजों के खाने के लिए 101 क्विंटल चावल सभी इस कैंटीन को दिया जाएगा, जिससे कि मरीजों को खिलाया जा सके। और बाकी चीज़ कुणाल साहब बताएंगे क्या क्या करना है, उनके दिल में क्या इच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों का, आप सबों का बहुत हार्दिक करता हूँ, विशेषकर हमारे अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद। आचार्य किशोर कुमार काफी बचत है। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, संस्कृत में एक बड़ा सुंदर उद्बोधन है, नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च। इसी उद्बोधन के साथ मैं सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का नमस्कार करता हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का इस महावीर कैंसर संस्थान में, कैंसर संस्थान की ओर से और महावीर मंदिर की ओर से इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज महाशिवरात्रि का दिन है, इसलिए एक श्लोक में शिव जी की स्तुति में ऋषि बिहार की विभूति बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी में मंगलाचरण के रूप में यह श्लोक है, यह पढ़ता हूँ। जयंती बाना सुर मौली लालिता दशस्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुरासुराधिश शिखांत साइनु भवच्छिद्रस्त्रयंबक पाद पांसवः। शिव जी की स्तुति के बाद मैं थोड़ी पृष्ठभूमि संक्षेप में देना चाहूँगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री तुरंत बने थे तो यहाँ पर आए थे 12 दिसंबर को, मुझे लगता है 2-3 सप्ताह के बाद ही। और उस समय हम लोग बगल में बैठे हुए थे, तो बोलने के पहले इन्होंने मुझसे पूछा था कि इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। उस समय तक हम लोग कुछ बहुत पीड़ित थे सरकार से, तो हमने अनुरोध किया था कि सरकार कोई व्यवधान नहीं डाले, ही सबसे बड़ा सहयोग होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, हम पूछ करके महावीर कैंसर संस्थान की मदद करते रहेंगे। और अपने शब्दों के अनुरूप उन्होंने जब हमने कुछ कहा नहीं, अपनी ओर से एक बार 5 करोड़ रुपए इन्होंने लीनियर एक्सीलेटर में स्पेशल इक्विपमेंट लगाने के लिए दिए थे। और आज से करीब 1.5 साल पहले जब यहाँ आए थे तो इन्होंने घोषणा की थी, हम लोगों ने तो कम मांगा था, उन्होंने 5-6 साल के लिए उसका जो मेंटेनेंस होगा वो भी अपनी ओर से जोड़ करके 13 करोड़ रुपए दिए थे। 13 करोड़ रुपए के सरकारी अनुदान से ही यह आज पेट स्कैन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा किया गया है। और हम लोगों की ओर से जब कभी कोई प्रस्ताव गया है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के राहत कोष से तुरंत सहयोग मिला है, स्वीकृति मिली है। 15-20 दिनों के अंदर गरीब मरीजों को जो देय राशि होती है वह मिल जाती है। इसके अलावे
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के राहत कोष से ही ये 13 करोड़ रुपए दिए गए थे, क्योंकि शायद सरकारी विभाग में उतने पैसे उस समय उपलब्ध नहीं थे। पिछले साल मार्च का महीना था, उधर उपलब्धता नहीं थी, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने राहत कोष से यह राशि दी थी, जिसका आज सदुपयोग कल से होने जा रहा है। मैं संक्षेप में महावीर कैंसर संस्थान क्या कर रहा है संक्षेप में 3-4 मिनट में समाप्त कर दूंगा। कोई भी मरीज जो इस अस्पताल में भर्ती होता है, यदि वो आवेदन करता है कि उसे कुछ सहयोग राशि चाहिए, तो हम लोग 10,000 या 15,000 तुरंत उसको देते हैं। 10,000 किसी भी मरीज को देते हैं, और 18 साल तक की उम्र का यदि मरीज है या BPL कार्डधारी है, उसको 15,000 रुपया हम लोग तुरंत देते हैं। और यह एक लिखित आदेश दिया हुआ है कि मंदिर से पैसा आने में देर हो, लेकिन आवेदन के साथ ही उसको मान लिया जाए कि वह राशि उसकी स्वीकृत हुई और वह उसका इलाज शुरू होना चाहिए। ये किया है। ब्लड यूनिट हम लोग अभी 300 रुपये में देते हैं। ब्लड यूनिट यहाँ सब लोग एक्सपर्ट लोग हैं, जानते हैं कि उसको प्रोसेस करने में करीब 1,000 रुपये का खर्च आता है। आज भी डॉक्टर सुबोध बाबू ने बतलाया कि 1,000 रुपया आता है। और जो सरकारी संस्थाएं हैं और रेड क्रॉस जैसे जनोपयोगी संस्थाएं हैं, वहाँ ये लोग 500 में देते हैं। हम लोग पहले 800 में देते थे, घटा करके हम लोगों ने उसको 500 रुपया किया। 500 रुपये से घटा करके 300 रुपये किया। रामनवमी से 100 रुपये खर्च करने वाले थे, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पदार्पण है, इसलिए कल से हम लोग इस 300 रुपये को 100 रुपया कर देना चाहेंगे, ताकि गरीब मरीज को यह बहुत बड़ी राहत मिल सके। अब तक हम लोग सभी मरीजों को 2 शाम भोजन देते थे। रामनवमी से बढ़ा करके 3 शाम भोजन देने का प्रस्ताव था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो इनके पदार्पण के बाद इसको भी हम लोग 3 शाम तत्काल प्रारंभ कर देना चाहते हैं। और जो कुछ शर्तें दी गई हैं, उन शर्तों से अधिक हम लोग गरीब मरीजों को मदद करने में आगे रहते हैं, आगे रहेंगे भी। जैसे कि OPD का शुल्क है वो 10% लेना है। 50 रुपये का 5% उन लोगों से लेना था जिन लोगों की आय 2.5 लाख रुपए सालाना है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जितने मरीज हैं सबको हम लोग 5 रुपये OPD में चाहेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। संक्षेप में अब मैं बतलाना चाहूँगा कि हमारी अभी क्या भावी योजना है। एक लीनियर एक्सीलेटर और हम लोग लगा रहे हैं। लीनियर एक्सीलेटर आ भी गया है, लेकिन चूँकि उसके लिए उधर से उसका रूम तैयार नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट मिल गया है। मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद उसका भी उद्घाटन होगा। हम बहुत अनुग्रहित होंगे यदि वो आपके कर कमलों से उसका भी उद्घाटन हो जाए, क्योंकि आपने लीनियर एक्सीलेटर पहले भी देने में रुचि दिखलाई थी और 5 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे एक लीनियर एक्सीलेटर मशीन चल रहा है और वो सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलता है। तब भी उस पर 15 दिनों तक लाइन लगी रहती है, लोगों को इंतजार में रहना पड़ता है। इसी तरह हम लोग छोटे मोटे काम है शर्त में कि उसमें भी किसी में 1.5 करोड़ है, 1 करोड़ है, सब अपने कैंसर जागरूकता अभियान के लिए एक सभी उपकरणों से सुसज्जित एक वाहन आता है, वो भी हम लोग खरीदने जा रहे हैं। और उससे क्योंकि कैंसर में यदि जागरूकता पहले से लोगों को पता चल गया तो बीमारी का उपचार आसान हो जाता है। उसी तरह एक जो बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं, एक अस्पताल में एक ही चीज़ की कमी है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वह अब तक नहीं हो पाया था। हम लोग कोशिश करने जा रहे हैं कि 2017 ईस्वी में इसको भी हम लोग पालन कर दें, इसको भी व्यवहार में ला दें। इसलिए कि बच्चों की जितनी देख रेख यहाँ होती है, वहाँ हिंदुस्तान के शायद किसी अस्पताल में नहीं होती होगी, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ स्कूल चलाया जाता है। जो बच्चे यहाँ मरीज हैं इंडोर में हैं और हर तरह की उनकी सुविधा दी जाती है। वो भी शायद
ईश्वर की कृपा और यहाँ जो है व्यवस्था उससे शायद हो जाए। लेकिन एक है जो मरणासन मरीज, कैंसर में अधिकांश मरीज ऐसे होते हैं बिहार में या हिंदुस्तान में तो तीसरे चौथे चरण में उनकी बीमारी का पता चलता है। उनके लिए एक हॉस्पिस यानी मरणासन मरीजों के लिए एक अस्पताल, जिनके घर में कोई सेवा करने वाले नहीं हैं और नहीं है, उनके लिए यह यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर मेन रोड पर एम्स के पहले 1.5 एकड़ जमीन महावीर मंदिर ने एक संस्था से 66 साल के लिए लीज करके रखा हुआ है। उसी पर हम लोग बनाना चाहते हैं। पहले भी एक बार हम लोगों ने कोशिश की थी लेकिन वह कोशिश सफल नहीं हुई, इसलिए कि वो दूर की बात थी। यहाँ तो कैंसर संस्थान है, इसका सैटेलाइट खुल जाएगा और हम लोग को चाहेंगे कि जो मरणासन मरीज हैं उनकी भी हम लोग सेवा कर सकें। और उसमें यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी या उनका की कृपा होगी तो वह थोड़ा सा हम लोगों के बजट के बाहर है, क्योंकि उसके लिए पूरा एक मिनी हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। और हम लोग मान कर चलते हैं कि आज आपका पदार्पण हुआ है महाशिवरात्रि के दिन, और जैसा सब लोग जानते हैं कि शिवरात्रि शिव जी जो है उन्हीं के अवतार हनुमान जी माने जाते हैं। और हम लोग तो जितना हवन करते हैं उसमें ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय से प्रारंभ करके श्री राम दूताय स्वाहा करके इसी से समाप्त करते हैं। इसलिए इस महाशिवरात्रि के दिन पर आपका आगमन हुआ है, ये संस्थान के लिए विशेष कल्याणकारी होगा, ये हम आशा करते हैं। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि इनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। जय हिंद। मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री किशोर कुणाल सचिव श्री महामंदिर ट्रस्ट, डॉक्टर बी सान्याल निदेशक महावीर कैंसर संस्थान एवं शोध केंद्र, डॉक्टर एल.बी. सिंह अधीक्षक महावीर कैंसर संस्थान, उपस्थित अतिथिगण, देवियों सज्जनों, मीडिया के प्रतिनिधिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ही इस संस्थान को पेट सिटी स्कैन की स्थापना के लिए राशि दी गई थी और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्हीं के कर कमलों के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। इस मशीन के लगने से, पेट सिटी स्कैन के लगने से कैंसर के मरीजों का इनिशियल स्टेज पे ही डायग्नोसिस हो पाएगा और जब कैंसर का शुरू की स्टेज में डायग्नोसिस हो जाता है तो उसका इलाज भी संभव हो पाता है। इस प्रकार इस मशीन के लगने से कैंसर के इलाज में गरीबों को काफ़ी मदद मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि महावीर संस्थान टाटा मेमोरियल के बाद नंबर 2 पोजीशन पे है सारे इंडिया में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए, जिसके लिए यहाँ के मैं प्रबंधन को और ख़ास करके श्री किशोर कुणाल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके कार्य की सराहना करता हूँ। और ऐसे संस्थान को मदद करने में हमें भी बहुत खुशी मिलती है और हमें लगता है कि हमारा पैसा सही जगह जा रहा है और जिस पर्पज़ के दे रहे हैं उसी पर्पज़ के लिए उपयोग होगा। मैं चाहूँगा कि महावीर कैंसर संस्थान अपने एक्टिविटीज़ का या अपने हॉस्पिटल का और एक्सपेंशन करें और महावीर ट्रस्ट के द्वारा और भी हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं उसका भी एक्सपेंशन करें, जिलों में एक्सपेंशन करें ताकि बिहार की जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। एक बार पुनः मैं इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये संस्थान आगे तरक्की करे, इसका एक्सपेंशन हो, अधिक से अधिक इसका लाभ मिले और सरकार से जो भी मदद इनको चाहिए होगी वो दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए सब लोग हैं, लेकिन उससे पहले मैं आग्रह करता हूँ कुणाल साहब से, माननीय मुख्यमंत्री, आपसे आग्रह है कि सब स्टैंडिंग ओवेशन खड़े होकर मुख्यमंत्री जी को ताकि बैठ जाइए। आचार्य श्री किशोर कुणाल जी
स्वास्थ्य विभाग के और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री R.K. महाजन जी, महावीर कैंसर संस्थान के निदेशक श्री B. सान्याल जी, महावीर कैंसर संस्थान के अधीक्षक श्री LB. सिंह जी, यहाँ सामने उपस्थित स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री श्री श्याम रजक जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद जी, बिहार के विद्वान महाधिवक्ता श्री राम बालक महतो जी, बिहार और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव श्री विजय शंकर दुबे जी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति श्री SP. सिंह जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, सभी चिकित्सकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, मैं सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस पावन दिवस के अवसर पर महावीर कैंसर संस्थान में पेट CT स्कैन मशीन जो लगाया गया है उसका आज लोकार्पण करने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए महावीर कैंसर संस्थान के सभी संचालकों को धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक महावीर कैंसर संस्थान को सहयोग करने का प्रश्न है, हम इसे राज्य का दायित्व समझते हैं। जब भी जो आवश्यकता पड़ी है महावीर कैंसर संस्थान को, चाहे लीनियर एक्सेलरेटर की बात इन्होंने उठाई थी और एक कार्यक्रम में इसी प्रकार से पेट CT स्कैन की बात की थी और उसी में मुझको जानकारी व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं थी। वो एक ऐसी जांच है और ऐसा मशीन है जिसमें 2 प्रकार की जांच एक बार ही संपन्न होती है और उसके माध्यम से ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत ही पहले स्टेज में ही इसकी जानकारी मिल जाती है और इसके अलावा अन्य प्रकार की बीमारियों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो इसकी बड़ी आवश्यकता थी और उस समय बिहार में यह कहीं स्थापित नहीं था, पटना में भी स्थापित नहीं था। तो जब इन लोगों ने इसकी चर्चा की तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरे तौर पर अगर जांच यहाँ नहीं हो जाएगी तो फिर इसी काम के लिए लोगों को बिहार के बाहर जाना पड़ता होगा। और अगर इसकी व्यवस्था हो जाए तो मैं समझता हूँ कि समय पर ही बीमारी अगर डिटेक्ट हो जाए तो उसका उपचार ससमय किया जा सकता है और उसका लाभ व्यक्ति को हो सकता है। इसलिए हमने तत्काल इसमें जो भी सरकार की तरफ से सहयोग की ज़रूरत होगी वो प्रदान की जाएगी, इस बात की घोषणा भी कर दी। लेकिन आप सब लोग जानते हैं सरकार की तरफ से जब कोई घोषणा होती है तो उसके अनुपालन में तो वक्त लगता ही है। न जाने कितने जगहों से संचिका निकलती है और कौन कहाँ पर संचिका में एक टिप्पणी लिख दे जिसका उपाय करना पड़ता है, उसका जवाब देना पड़ता है और एक नहीं कई स्तर से संचिका गुजरती है। और हम लोगों के स्तर पर तो जब तक पूछे नहीं दोबारा, जब हमने बाद में पूछा कि भाई हुआ क्या आपका, तो आचार्य किशोर कुणाल जी ने ही मुझको बताया कि अभी वो अटका हुआ। तो फिर खैर जब जानकारी दी गई तो उसके लिए जो रास्ता होता है वो निकालते हुए ये सब काम किया गया। और ये सही है कि अगर पेट CT स्कैन मशीन लग जाए, लेकिन अगर उसके मेंटेनेंस के लिए शुरुआती दौर में अगर सहायता नहीं दी जाएगी तो फिर महावीर कैंसर संस्थान पर बोझ बढ़ेगा। और अभी तो नई चीज़ है, इसका उपयोग लोग करेंगे, तो उस स्थिति में यह जो इनकी इच्छा थी वो बिल्कुल न्यायोचित थी। इसलिए हम लोगों ने उस सबको मिलाकर ही जो इनकी आवश्यकता थी उसके अनुरूप इस काम को किया है और मुझे खुशी है। अब आज एक बात पता चला है कि इसके लिए पेट स्कैन के लिए जो दवा का इस्तेमाल होता है, इंजेक्ट किया जाता है, वो सारी दवाएं ऐसी हैं जो 6 घंटे में ही नष्ट हो सकती हैं और उसके लिए
कोलकाता से ये सब कुछ लाना पड़ता है और फ्लाइट में टाइम लगेगा, फिर यहाँ और मरीजों को, और जैसा पता चला है कि एक निजी अस्पताल में भी ये काम शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि जैसा हमने कुणाल जी को भी कहा है और जो हमारे प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के महाजन जी, उनको भी हमने कहा कि इसको एग्जामिन कर लीजिए कि चूँकि महावीर कैंसर संस्थान में भी अब ये काम शुरू है और जैसा मुझको बताया कि एक निजी अस्पताल पारस में भी हो रहा है, और उसके अलावा जो IGIMS है उसमें कैंसर सेंटर की स्थापना हो रही है, 120 करोड़ रुपए की धनराशि उसके लिए आवंटित है और वो काम प्रारंभ होने वाला है। उसमें भी काम इसलिए नहीं शुरू होता है कि जब उसका टेंडर निकला तो सिंगल टेंडर आ गया, तो ये लोग निर्णय नहीं ले सके तो फिर से टेंडर कर रहे हैं। तो खैर इस तरह के काम में तो सरकारी काम में लगता ही है थोड़ा वक्त, ये मान कर चलना चाहिए। तो वह भी स्थापित हो जाएगा, तो वहाँ भी PET CT स्कैन लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जो उसके लिए जिनकी भी ये जांच होनी है, उसके लिए जो उन्हें पहले दवा दी जाती है इंजेक्शन के जरिए, तो उसकी उपलब्धता पटना में हो, यह देखना चाहिए। और इसके लिए अगर कोई व्यवस्था करनी पड़े अतिरिक्त, क्योंकि इसमें रेडिएशन का प्रश्न है और कई दूसरे प्रश्न हैं, उसके मेडिसिन की का जो लाइफ है, जितने कम समय पर एक बार निकलने के बाद होता है, तो आखिर कोलकाता में तो जब इसका इंतजाम है तो मुझको लगता है कि पटना में भी इसका इंतजाम हो, और इसके लिए जो भी सहायता की जरूरत होगी हम लोग इसके लिए करना चाहेंगे। क्योंकि अगर हो, अब आज किसी डॉक्टर को ये लगा कि भाई इसका तत्काल अगर हम PET CT स्कैन कर दें तो निश्चित तौर पर हम डायग्नोसिस पूरा कर पाएंगे, वैसी स्थिति में फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये मुझको लगता है कि थोड़ा ये देर हो सकती है कभी कभी। तो कैंसर का तो, या दूसरा इसमें जो भी सेंसिटिविटी है, मस्तिष्क की व्याधियों से भी संबंधित कई मसले हैं जिसकी जांच पड़ताल PET CT स्कैन के माध्यम से होगा। तो वैसी स्थिति में मुझको लगता है कि उसमें समय नहीं लगना चाहिए, और उसके लिए अगर जो दवा की आवश्यकता है वो दवा की उपलब्धता यहाँ हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि उस दवा को प्रिजर्व करने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, और वो काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है, इसलिए उसका इस्तेमाल उसी तरह से करना होगा। तो हम तो महावीर कैंसर संस्थान को कहेंगे कि इसके बारे में आप अध्ययन कर लीजिए, और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भी हमने कहा है, इसको देखते हुए अगर इसका कोई इंतजाम किया जा सकता है तो हम लोग उसमें पूरी सहायता करेंगे, उसमें कोई संकोच की बात नहीं। आप इसके बारे में सोचिए, क्योंकि जब आपने कहा कि भाई महावीर कैंसर संस्थान का स्थान अब देश में दूसरा, तो वैसी स्थिति में इस तरह के इंतजाम तो होने ही चाहिए। अब अगर उसके लिए वेट करना पड़ेगा, और अब जैसे इन्होंने कहा जो लीनियर एक्सेलरेटर की बात है कि पूरा दिन वो काम करता रहता है और इसके बाद भी 15 दिनों की लंबी कतार है, तो ये ठीक नहीं है। आप एक और स्थापित कर रहे हैं उस मशीन को, ये अच्छी बात है। और लोगों की संख्या ज़्यादा है, अब तो सिर्फ बिहार के ही नहीं, कुछ निकटवर्ती प्रांतों के लोग भी और कुछ अगल बगल के पड़ोसी मुल्कों के लोग भी अब आपके संस्थान में इलाज के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंतजाम सब तरह का ऐसा होना चाहिए कि लोगों को विलम्ब न हो। एक प्रश्न अभी आने के बाद उठाया, एलवी सिंह की तो आदत है जब इनको बोलने का मौका मिलता है तो न जाने कितनी देर तक बोलेंगे और क्या क्या बोलेंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं, पूरा डिटेल में चले जाते हैं। तो वैसी स्थिति में हम तो खैर संजोग से सुन नहीं रहते, कुणाल साहब से और कोई बात कर रहे थे, तो बाद में हमने पूछा कि इसमें खास बात आपने क्या कही, तो बताइए। तो अब जहाँ तक सवाल है राज्य सरकार की तरफ से, आप जान लीजिए ये हम लोगों की सरकार जब बनी 2005 में, तो हम लोगों ने एक नई योजना शुरू की और वो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, वो स्वास्थ्य विभाग में सृजित किया गया। और जो कम आय वाले लोग हैं उन लोगों को इलाज में सहूलियत हो तो ये सहायता देने का निर्णय हम लोगों ने लिया, और ये काम 10 साल से हो रहा है। तो उसमें हम लोगों ने एक रेट फिक्स किया शुरू में ही कि आखिर हम कितनी मदद करें, बिहार के अंदर इलाज कराएं, बिहार के बाहर इलाज कराएं, तो सबके लिए और विभिन्न
बीमारियों के इलाज के लिए, चाहे वो शल्य चिकित्सा हो या गैर शल्य चिकित्सा हो, इन सब चीज़ों का एक लिस्ट बनाकर उसके हिसाब से राशि तय की गई कि जो मदद की जाएगी। और इसके लिए विलंब नहीं होता, 15 दिन के अंदर वो राशि संबंधित अस्पताल में चली जाती है। और हम लोगों को मालूम है, हम एमपी रहे हैं, 6ठे टर्म में हम यहाँ आए, तो मुझे मालूम है कि एक सांसद को क्या करना पड़ता है। और जो भी काम करना हो, हर सांसद को बिहार के जो एमपी बनकर जाते हैं उनको देखना पड़ता है, मरीजों का इलाज करवाना पड़ता है, खास करके एम्स में। तो ये हम लोग करते रहे, इसलिए मालूम है कि एम्स में और जब कभी भी किसी मरीज को देखने गए तो वहाँ जाने के बाद बिहार के लोग सबसे अधिक नजर आते हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि आधी संख्या, हम लोग जब वहाँ थे तो आधी संख्या तो बिहारियों की होती थी, तो इतने लोग इलाज कराने वहाँ जा रहे हैं, तो उनको मदद मिलनी चाहिए। तो ये सब सोच करके ही हम लोगों ने ये स्कीम शुरू की और उसका लाभ बहुतों को मिला। और फिर इसके लिए लोगों को अपना आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए और आय प्रमाण पत्र चाहिए, और उसको सिविल सर्जन के यहाँ आप जमा कर दीजिए। और फिर एक कमेटी है जो सप्ताह में हर दिन उसकी मीटिंग होती है और वहाँ से वो सैंक्शन हो जाता है। करना कुछ नहीं, आप बिहार के रहने वाले हैं और जो इनकम लिमिट दिया गया है इस स्कीम में, उस इनकम लिमिट के अंदर आपकी आय है। ये दो चीज़ होने के बाद और किस अस्पताल में आपका इलाज हो रहा है और कितनी राशि की ज़रूरत है उस इलाज के लिए, इसका उल्लेख करते हुए आवेदन दीजिए। सप्ताह में एक दिन मीटिंग होती है और मीटिंग करके उसका निर्णय लिया जाता है, ये शुरू से। और अंत में तो हम लोगों ने बिहार भवन में भी दिल्ली में इसका इंतजाम कर दिया कि अगर कोई दिल्ली इलाज कराने गया है तो वहीं पर वो जमा करे। और यह भी इंतजाम कर दिया कि दिल्ली में अगर कोई जमा करता है तो उसका वेरिफिकेशन ब्लॉक से और अंचल से करा लिया जाए। ये सब करते हुए भी कम से कम समय में कोई अगर इलाज करा रहा तो वहीं उसका सब इस तरह के जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता है उसका भी उपाय कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग मदद कर रहे हैं। और यही नहीं, अभी हाल ही में 2 साल पहले ही मैं समझता हूँ रेट रिवाइज किया है, इनकम लिमिट हम लोगों ने बढ़ाया और मेरे ख्याल से 2.5 लाख रुपए का इनकम लिमिट किया है कि सालाना आमदनी जिनकी 2.5 लाख रुपए के अंदर हो वैसे लोगों को मदद। और फिर कई बीमारियों का नाम उसमें उल्लिखित नहीं था, उसको उसमें जोड़ा गया और फिर राशि भी बढ़ाई गई इलाज के लिए। तो जैसे आज आप बोल रहे थे, ये बात ठीक है, लेकिन यह तो एक सहायता है और ये पूरे तौर पर इलाज की राशि देने का कोई प्रावधान नहीं। ये तो हम लोग अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं ताकि लोगों को इलाज में सहूलियत हो जाए। वैसे जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें तो अब धीरे धीरे इतना विकास हुआ है। अब पहले कहाँ जाते थे लोग सरकारी अस्पताल में? 2006 के फरवरी महीने में सरकार बनने के कुछ ही दिन के बाद जो हमने शिक्षा, स्वास्थ्य इन विषयों पर विशेष ध्यान दिया तो एक सर्वेक्षण कराया कि आखिर कितने मरीज इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, हम किसी को देखने बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में गए थे, वो किसी को देखने गए थे, एक पत्रकार को देखने गए थे। अब वैसी स्थिति में हमने देखा कि हम जा रहे थे, पहले फ्लोर पर था वो, हम जा रहे थे, अचानक धप से आवाज आई। हमने देखा रे क्या हुआ, तो एक कुत्ता बेड से नीचे कूदा। यानी सरकारी अस्पताल में बेड पर मरीज के बजाय कुत्ता निवास कर रहा है, सिट डॉग। ये मेरा अपना अनुभव एमपी रहते हुए, यानी उनके बेड खाली रहते थे, इलाज की ये स्थिति थी और सरकारी अस्पतालों में जाते नहीं थे। तो हमने एक सर्वेक्षण कराया, तो सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 1 महीने में औसतन 39 मरीज जाते हैं। अब आप बताइए, हर प्रखंड के स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और प्रखंड की आबादी कितनी है आप सब जानते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन एवरेज देखिएगा तो 2 लाख से तो कम की आबादी नहीं है। अब वहां पर मात्र 39 मरीज 1 महीने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जा रहे हैं। यानी एक दिन में 1 या भूले भटके किसी दिन 2, तभी तो 39 एवरेज पूरे बिहार का। तब हम लोगों ने उसके बारे में सोचा कि क्या करना है। तो हम लोगों ने जो भी हमारे पास उस समय उपलब्ध थे चिकित्सक,
पैरामेडिक स्टाफ, उन सब लोगों का आकलन करके और देखकर ये किया कि हमें सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, जिला के जो सदर अस्पताल हैं, अनुमंडल के अस्पताल हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, इतने तक को ठीक से चला रहा है सबसे पहले फेज में। और उसके लिए डॉक्टरों की बहाली तो उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कॉन्ट्रैक्ट पर और सब कुछ, लेकिन जितने भी डॉक्टर थे उनको इस ढंग से उनकी पोस्टिंग की गई कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर हो गए, पैरामेडिक स्टाफ हो गए। और उसके बाद 24/7 यानी किसी समय कोई मरीज आए तो उसका इलाज संभव हो सके। और फिर उसकी मॉनिटरिंग के लिए जब मेरे पास प्रस्ताव आया कि डॉक्टर लोगों को अस्पताल में फ़ोन देना चाहिए, और उस समय मोबाइल का प्रचलन बढ़ने लगा था, तो लोगों ने कहा कि मोबाइल दीजिए। तो हमने कहा मोबाइल नहीं, लैंडलाइन दीजिए प्रत्येक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। और लैंडलाइन रहेगा तो अगर कोई फ़ोन करेगा तो पिकअप तो किसी न किसी को करना पड़ेगा ना। मोबाइल है तो मोबाइल वो घर से रिस्पॉन्ड कर रहा है या कहीं और से कर रहा है ये तो पता चलेगा नहीं, उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे क्या टेक्नोलॉजी बढ़ रही कि आप चाहिएगा तो बहुत कम समय में पता लगाइएगा कि हमने जो मोबाइल पर फ़ोन किया उसने रिस्पॉन्ड किया वो कहाँ पर है। ये टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हम 2006 की बात कर रहे हैं, आज से 11 साल पहले की बात। तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं लैंडलाइन देंगे, और लैंडलाइन सबको उपलब्ध कराया गया और उसकी फिर मॉनिटरिंग शुरू हुई, डिपार्टमेंट से भी शुरू हुई और सीएम सेक्रेटेरिएट से शुरू हुई। हमारे सेक्रेटेरिएट से प्रतिदिन कम से कम 25-30 प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर फोन किया जाता है। तो कोई ना कोई तो उठाएगा, डॉक्टर उठाएगा, पैरामेडिक स्टाफ उठाएगा, कोई तो उठाएगा तो पता चलेगा कि हॉस्पिटल काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने सोचा कि एक तो डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की उपस्थिति, और दूसरा हम लोगों ने महसूस किया कि भाई गरीबी के कारण लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो सबसे बड़ी ज़रूरत है मेडिसिन की। तो हम लोगों ने तय किया कि हम जो जरूरी मेडिसिन है उसको मुफ्त में सरकारी अस्पताल में प्रदान करेंगे। और इस स्कीम का मुफ्त में मेडिसिन देने की स्कीम बिहार में पहली बार हुआ, बिहार में ही देश में पहला राज्य, और ये अगस्त 2006 में इसको हम लोगों ने लॉन्च किया। और तत्कालीन आदरणीय उपराष्ट्रपति, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी आए थे और उनके कर कमलों से हम लोगों ने इसकी शुरुआत कराई, और तब जाकर मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ने लगी। हमने उसके बाद सर्वे कराया साल के अंत में, और तब आया कि एवरेज 1500 मरीज से लेकर 2000 मरीज तक एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंचने लगे। और आज आपको जानकर आश्चर्य हो या जो भी हो, अच्छा लगे या जैसा भी लगे, लेकिन अभी का फिगर है इट्स 10,000 प्लस। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एवरेज हर महीने में 10,000 से ज़्यादा मरीज, यानी प्रतिदिन एवरेज देखिए तो 300 से ज़्यादा मरीज। इसका मतलब यह नहीं है कि मरीजों की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब है कि लोग अब सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाने लगे और बड़ी संख्या में जाने लगे। तो इस प्रकार से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सुधार किया गया, चिकित्सा सेवाओं में सुधार किया गया। तो उसके चलते बहुत लोगों का इलाज तो बिना किसी पैसे के हो रहा, सरकारी अस्पतालों में हो रहा। लेकिन फिर भी एक मानसिकता होती है, अगर आप जाइएगा तो जो शुरू किया हम लोगों ने पीएमसीएच का जो आईसीयू, इतना बेहतरीन ढंग से उसको बनाया गया, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में जाना पसंद करते हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू को देखिए तो पीएमसीएच क्या कोई जूनियर डॉक्टर देख रहा है, ऑफ टाइम वहां लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ स्वभाव है, आदत। कुछ लोगों के पास धन संपत्ति है तो उनको तो लगता होगा कि भाई मेरे पास पैसा है तो हम तो क्यों सरकारी अस्पताल जाएं, निजी अस्पताल में जाएं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है वैसे लोग भी निजी अस्पताल में जाकर इलाज कराना चाहते हैं। तो ये तो एक प्रवृत्ति है, ये मानसिकता है। लेकिन खैर ये अलग चीज़ है। जिस समय हम लोगों ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की स्कीम की शुरुआत की, उस समय तो अस्पतालों की हालत उतनी अच्छी नहीं थी,
और बाहर बहुत लोग जाते थे जिसका हमने जिक्र किया। तो शुरू किया, जैसा हमने कहा, बीमारियों के बारे में तय किया गया कि इन बीमारियों में या फिर ऑपरेशन हो या ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं, सब के लिए प्रबंध किया। 2 साल पहले कुछ और 2 साल पहले ही इस बीच में कई बार और बीमारियों को उसमें शामिल किया गया। और अब कुछ ही समय पहले 2 साल जहाँ तक मुझको स्मरण है, इसके पहले रेट रिवाइज किया गया और 2.5 लाख रुपए की सीमा आमदनी की बढ़ाई गई। लेकिन फिर भी आपने महाशिवरात्रि के दिन ये तय किया और आज बुलाया, और महाशिवरात्रि के दिन अब महावीर संस्थान है, कैंसर संस्थान। अरे महावीर क्या, शिव जी के ही दूसरे रूप हैं। इसलिए अब इस अवसर पर आपने चर्चा छेड़ दी तो आज इसको मना कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि उस रेट को रिवाइज किया जाएगा। और हमने महावीर जी को कहा है कि अभी जो कैंसर के लिए गैर शल्य चिकित्सा का 60,000 रुपया है तो उसको भी बढ़ाना है, बढ़ा देंगे उसको, और सब्सटेंशियल इंक्रीज करने की कोशिश हम लोग करेंगे। लेकिन ये सब अगले वित्तीय वर्ष से हो सकेगा। ऐसा मत समझिए कि आज बोल गए तो कल ही से पूछने लगे, क्योंकि अभी तो अब 3rd सप्लीमेंट्री भी हाउस शुरू हो गया, 3rd सप्लीमेंट्री भी आ जाएगा। अब कोई उपाय नहीं कि कहीं से पैसा निकाल कर अब दिया जा सकता है। इसलिए वैसी स्थिति में नए वित्तीय वर्ष में यानी 17-18 से इसको हम लोग रिवाइज करेंगे ताकि लोगों को सुविधा हो और आपको अपने संस्थान को चलाने में आपका कमिटमेंट है। और यहाँ अच्छे अच्छे चिकित्सक भी हैं और जो अस्पताल के लिए बाकी जरूरी चीज़ें हैं वो सब हैं। तो हम लोगों की पूरी शुभकामना है और जब भी और मदद की ज़रूरत होगी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपने अभी कहा कि जो 3rd फेज 4th फेज के बाद जो लोग मरणासन्न हो जाते हैं और घर पर नहीं रह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर में कोई देखने वाला भी नहीं है, तो वैसी स्थिति में जो आप एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो आज से कुछ साल पहले आपने मुझसे चर्चा की थी और ये कहा था वैशाली में बनाएंगे। लेकिन आज आपने बताया है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो नया पटना का एम्स है उसके नज़दीक आपको ज़मीन मिली है, यहाँ बनाना चाहते हैं। आप पूरे तौर पर बनाइए। उस हॉस्पिटल के निर्माण में भी हम लोग यथासंभव उसमें भी आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, ताकि ऐसे मरीजों को जीवन के आखिरी सांस वो ले जीवन का, तो एक ऐसी स्थिति में ले कि उसको कोई यह फीलिंग नहीं हो कि हमको देखने वाला कोई नहीं। भाई जो आया है उसको तो जाना ही, और कौन किस प्रकार जाएगा इसके बारे में अब तक कोई साइंस रिसर्च करके नहीं पहुंच सका। लेकिन हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम कोई व्यक्ति जब आखिरी सांस ले तो उसको अन्य चीज़ों के अलावा, उसकी तबीयत खराब है, बीमारी है, उसको जाना है वो जाए, लेकिन वो ये कष्ट न हो कि हमको कोई देख नहीं रहा था, हमारे लिए कोई उपाय नहीं हो रहा था, उसको बचाने की कोशिश नहीं हो रही थी, इलाज नहीं हो रहा था, ऐसा न सोच पाए। और उसके लिए इस प्रकार का अस्पताल आप खोलना चाहते हैं, वर्षों से आपने चर्चा की है। अब जब भी आप पटना में ही उसको खोल सकेंगे तो उसके निर्माण में जो भी यथासंभव होगा हम उसके लिए आपकी सहायता करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए, इसकी बड़ी महत्ता है। पहले कितने लोग कैंसर के इलाज के लिए मुंबई जाते थे, अन्य जगहों पर जाते थे, और अब तो जब ये लोग जाते हैं टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुंबई में, तो बहुत सारे मरीजों को लोग वहाँ से भेज देते हैं कि आपके यहाँ तो महावीर कैंसर संस्थान में सब कुछ वही रहा, वहीं जाइए। तो अब धीरे धीरे महावीर कैंसर संस्थान की प्रतिष्ठा और बढ़ी है और मुझे पूरा भरोसा है कि इलाज, कैंसर से संबंधित हर चीज़ का इलाज यहाँ संभव हो सके। इसके लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, और आपने शायद चर्चा की बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बात की, तो उसमें भी अगर कोई मदद चाहिए तो बताइएगा, हम लोग उसमें भी सहायता करेंगे ताकि हर प्रकार की कैंसर संबंधित बीमारी का इलाज यहाँ हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऐसे घोषणा के लिए। अब मैं मुख्यमंत्री जी को हम लोग सम्मानित करेंगे। आचार्य किशोर गुलाल जी सागर है, सवाल देख के हमारे महाजन साहब प्रधान महासचिव जी को थैंक यू सर। आप सबों से आग्रह है कृपया अपने स्थान पर रहेंगे। सबों को प्रसाद वितरित की जाएगी शिवरात्रि के